हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी परचम में। सीटेट पेपर 2 एसएसटी की तैयारी हम कर रहे हैं और इसी सीरीज में आज का हमारा जो चैप्टर है वो मेजर डोमेन्स ऑफ अर्थ यानी पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल को आज हम पढ़ने वाले हैं। ये जो आपका जो चैप्टर है ये क्लास 6 ज्योग्राफी का है और अभी हमने क्या किया है, एक सीरीज स्टार्ट किया है जो कि आपको हेल्प करेगा जो आप दिसंबर में सीटेट होगा या मे बी जनवरी में सीटेट होगा उसके लिए, है ना। तो जो आपका एसएसटी पेपर जो भी बच्चे देने जा रहे हो या पेपर 2 में जिसका भी एसएसटी है उसके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि एसएसटी का सिलेबस क्या है, बहुत ज़्यादा वास्ट है, बहुत ज़्यादा आपको एसएसटी में पढ़ना है, इसलिए अभी से पढ़ना आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो एक एक करके हम सारे पोर्शन को पढ़ेंगे। हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे, हम पॉलिटी पढ़ेंगे, हम हिस्ट्री पढ़ेंगे, क्लास वाइज चलेंगे, एक अच्छे से सीक्वेंस में चलेंगे ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आए, है ना। तो अगर आप चाहते हो कि एसएसटी पेपर 2 में आपके अच्छे मार्क्स आए और आप अच्छा स्कोर कर पाओ सीटेट में, तो आपको अभी से इस वीडियो को फॉलो करना है, इस पूरी सीरीज को फॉलो करना है, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, है ना। तो बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। पढ़ते हैं आज का चैप्टर जो कि क्लास 6 ज्योग्राफी के चैप्टर है, डोमेन्स ऑफ अर्थ यानी मेजर डोमेन्स कौन कौन से हैं अर्थ के, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल क्या है, उन सब चीजों को हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। सबसे पहले मेजर डोमेन्स ऑफ अर्थ कहने का मतलब है पृथ्वी का प्रमुख परिमंडल है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि देयर आर 3 मेन कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट। हमारा जो एनवायरनमेंट है, हमारा जो वातावरण है, उसके 3 घटक हैं, 3 प्रमुख क्या है घटक है। कौन कौन से हैं? लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर। कौन कौन से 3 घटक हैं, 3 कंपोनेंट कौन कौन से हैं हमारे एनवायरनमेंट के, हमारे पृथ्वी के। एनवायरनमेंट कहिए, पृथ्वी कहिए। हमने पहले चैप्टर में क्या पढ़ा था? हमने जो अर्थ एंड द सोलर सिस्टम पढ़ा था, उसमें हमने क्या पढ़ा था, जो हमारी पृथ्वी है ना, पृथ्वी क्या है, एक ग्रह है। और पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहाँ पे लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम है, जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कुछ ऐसे कारण है जिसके कारण यहाँ पे लाइफ पॉसिबल है और किसी ग्रह पर हम लाइफ वहाँ एग्जिस्ट नहीं कर सकती, लाइफ पॉसिबल नहीं है। तो हम कहाँ रहते हैं? हम पृथ्वी पे रहते हैं। तो पृथ्वी जो है ना बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बनी है। क्या क्या कौन कौन से कंडीशन है वहाँ पे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारी पृथ्वी पर, हमारे धरती पर, जिसके कारण लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम हमें मिलता है। तो वो सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो उसमें क्या है, पृथ्वी पर क्या है, लिथोस्फीयर है जो कि सॉलिड पोर्शन है ना, सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ। जहाँ पे सॉलिड पोर्शन का मतलब क्या है कि आपका जो ठोस भूभाग है वो आपके पृथ्वी पर मिलता है ना। उसके बाद पृथ्वी के पर क्या मिलता है, एटमॉस्फेयर मिलता है। एटमॉस्फेयर क्या है? एटमॉस्फेयर जो बहुत सारे गैसेस से मिलकर बना है, बहुत सारे लेयर ऑफ गैसेस से मिलकर बना है, उसको हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद तीसरा जो घटक है हमारा वो हाइड्रोस्फीयर है, जिसको हम जल मंडल बोलते हैं। हाइड्रोस्फीयर का मतलब होता है जल मंडल, क्योंकि हमारे पृथ्वी पर पानी है और बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी है। आपको अगर मैं बताऊं तो 71% क्या है हमारे पृथ्वी पर, क्या है, पानी है। इसीलिए तो हम अपने धरती को, हम अपने पृथ्वी को किस ग्रह के नाम से जानते हैं? नीला ग्रह के नाम से जानते हैं। समझ में आया? तो हमारे अगर क्वेश्चन आए कि कौन कौन से 3 कंपोनेंट है, तो 3 कंपोनेंट है लिथोस्फीयर। लिथोस का मतलब ही होता है सॉलिड पोर्शन, रॉक है ना, रॉक से रिलेटेड। ठीक है, उसके बाद होता है एटमॉस्फेयर जो कि बहुत सारे गैसेस से मिलकर बना है। यहाँ पे क्या होता है, लेयर और द गैसियस लेयर दैट सराउंड द अर्थ। और तीसरा है हाइड्रोस्फीयर जो कि वाटर से कवर होता है, यानी ये सारी चीजें हमारी धरती पर हैं, हमारी पृथ्वी पर है, जिसके कारण यहाँ पे लाइफ पॉसिबल है। 3 प्रमुख घटक कौन से हैं? स्थल मंडल यानी लिथोस्फीयर, वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर, जल मंडल यानी हाइड्रोस्फीयर, है ना। और देखिए आपने सुना होगा बायोस्फीयर। तो मैम ये बायोस्फीयर क्या है? तो बायोस्फीयर क्या है, जहां पर ये तीनों मंडल कंबाइंड होते हैं ना, जहां पे जैसे मान लो हाइड्रोस्फीयर हो गया है ना, H फॉर हाइड्रोस्फीयर, A फॉर एटमॉस्फेयर मैं लिख रही हूँ यहाँ पर, और L फॉर लिथोस्फीयर। जहां पर ये तीनों मंडल कंबाइंड होते हैं वहां क्या बनाते हैं,
बायोस्फीयर बनाते हैं, बायोस्फीयर का फॉर्मेशन करते हैं। द जोन विच कंटेन ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोस्फीयर, है ना। और बायोस्फीयर ऐसा है जहाँ पे बहुत सारे डाइवर्सिटी पाई जाती है, अलग अलग तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं, अलग अलग तरह के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, है ना। वो कौन सा रीजन होता है, वो बायोस्फीयर होता है, जिसको जैव मंडल के नाम से हम जानते हैं। समझ में आई बात। तो इन्हीं तीनों को हमें आज के चैप्टर में डिटेल में पढ़ना है कि लिथोस्फीयर क्या है और इसमें कौन कौन सी चीजें आती है, ठीक है। उसके बाद एटमॉस्फेयर क्या है, इसमें कौन कौन सी चीजें हमें पढ़नी है, और हाइड्रोस्फीयर क्या है, इसमें कौन कौन सी चीजें हमें पढ़नी है। उससे पहले थोड़ा सा हम बायोस्फीयर को भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पृथ्वी का वह सीमित क्षेत्र जहां तीनों परिमंडल यानी जलमंडल, वायुमंडल और स्थल मंडल एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो जैव मंडल कहलाते हैं। जैव मंडल का मतलब बायोस्फीयर कहलाते हैं। द लिमिटेड एरिया ऑफ द अर्थ वेयर ऑल थ्री स्पेयर्स कम इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर इज कॉल्ड बायोस्फीयर। अभी मैंने आपको एक पाई चार्ट के रूप में आपको बताया ना कि जब जहां पर ये तीनों मिलेंगे, तो यहाँ तीनों मिल रहे हैं ना, तो यहाँ पर कौन सा मंडल होगा, जहाँ जैव मंडल होगा, जैव मंडल जहाँ पे ये तीनों मिलते हैं, ठीक है। इस परिमंडल में सभी प्रकार के जीव पाए जाते हैं, अतः यह सबसे महत्वपूर्ण है। क्या मैंने बताया कि जैव मंडल जो है, जो बायोस्फीयर जिसको हम कहते हैं, यहाँ पर हर तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं, अलग अलग तरह के पेड़ पौधे आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। पृथ्वी के ये तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं, एक दूसरे से जुड़े हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं, तथा एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित भी करते हैं। समझ में आई बात। तो ये हमने पढ़ा थोड़ा सा इंट्रो कि क्या है लिथोस्फीयर, क्या है हाइड्रोस्फीयर, क्या है एटमॉस्फेयर, ठीक है। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे लिथोस्फीयर। लिथोस का मतलब होता है रॉक, लिथोस्फीयर का मतलब होता है स्थल मंडल, लिथोस का मतलब होता है रॉक। तो लिथोस्फीयर बना क्या है, जो सॉलिड पोर्शन है ना हमारे अर्थ का, सॉलिड पोर्शन यानी जहां पानी नहीं है। पानी नहीं है का मतलब क्या है कि बहुत सारे भाग में तो पानी, महासागर है ना, बहुत सारे समुद्र है, उसको छोड़ के जो सॉलिड पोर्शन है जहां पे हम रहते हैं, है ना, तो वो होता है लिथोस्फीयर। तो वो बना किससे है, रॉक से बना है और थीन लेयर ऑफ सॉइल से, यानी मिट्टी की पतली परत से बना है क्या, लिथोस्फीयर, स्थल मंडल। अगर हिंदी में बोला जाए तो स्थल मंडल जो है वो कैसे बना है, इसमें पृथ्वी की पतली पपड़ी की चट्टानें यानी चट्टानों से, आपको याद रखना है, रॉक से, है ना, स्टोन से, रॉक से बना है ना, और मिट्टी की पतली परतें शामिल है। यानी अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि लिथोस्फीयर कैसे बना है, तो चट्टानों से और मिट्टी की पतली परतों से यानी थीन लेयर ऑफ सॉइल से क्या बना है, आपका लिथोस्फीयर बना है, स्थल मंडल बना है। अब इसके दो डिवीजन हम पढ़ेंगे, तो होता है बड़े भूभाग को महाद्वीप यानी कॉन्टिनेंट कहते हैं, और विशाल जल निकाय को महासागर यानी ओशियन बेसिन के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमें क्या पढ़ना है, लिथोस्फीयर में हमें कॉन्टिनेंट जो है ना, मेजर कॉन्टिनेंट, महाद्वीप, उसको पढ़ना है। क्या है महाद्वीप, वो हम अभी पढ़ेंगे, ठीक है। उस पर सबसे पहले हम एक चीज हम पढ़ेंगे कि देखिए, किसी भी चीज की अगर आपको ऊंचाई देखनी हो, है ना, कि ये कितनी हाइट पर है, तो उसको नापने का जो एक लेवल होता है ना, कि आप जैसे एक पर्सन है ना, उस पर्सन की अगर आपको हाइट करनी है तो उसके पैरों के पास से आप हाइट को नापते हो उसके सर तक, ठीक है। तो उसी तरह अगर पृथ्वी पर जो नेचुरल चीजें हैं, है ना, जो प्राकृतिक चीजें हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट हो गया, है ना, तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई को अगर आपको मापना होगा, आपको मेजर करना होगा कि हमारे जो माउंट एवरेस्ट है, जो कि हाईएस्ट माउंटेन पीक के है ना, माउंट एवरेस्ट क्या है, हाईएस्ट माउंटेन पीक, यानी दुनिया में अगर सबसे ऊंचा पीक, सबसे ऊंचा पर्वत है, वो कौन है, वो है माउंट एवरेस्ट, है ना। वो कहाँ पाया जाता है, वो नेपाल में पाया जाता है। नेपाल कंट्री है जो इंडिया की नेबरिंग कंट्री है। नेबरिंग कंट्री का मतलब है पड़ोसी देश है, और उसको सागर माथा के नाम से हम नेपाल में जानते हैं। तो उसकी हाइट क्या है, 8848 मीटर है अबव द सी लेवल। यानी जब हम किसी चीज को नापते हैं ना, किसी पर्वत श्रृंखला है या पर्वत है, उसकी अगर ऊंचाई को नापते हैं ना, तो हम समुद्र तल से लेते हैं, है ना, समुद्र तल यानी समुद्र की जो जमीन होती है ना, जैसे ये मान लीजिए समुद्र की ये जमीन है ना, समुद्र की जमीन है, और यहाँ ये इसके ऊपर पूरा पानी है, तो यहाँ से हम नापेंगे, है ना,
यहाँ से हमने नापा है, तो हमारे जो माउंट एवरेस्ट है ना, उसकी हाइट कितनी है 8848 मीटर अबव द सी लेवल। देखिए अबव द सी लेवल लिखा है। और इसी तरह माउंट एवरेस्ट तो क्या है, सबसे ऊंचा है ना। लेकिन अगर पूछा जाए कि डेप्थ यानी सबसे नीचे है ना, प्रशांत महासागर में एक मरियाना ट्रेंच नाम की एक जगह है ना, प्रशांत महासागर याद रखिएगा, पैसिफिक ओशियन यानी प्रशांत महासागर में मरियाना ट्रेंच में सबसे अधिक गहराई यानी डीपेस्ट। अगर पूछा जाए कि हमारे पूरे वर्ल्ड में डीपेस्ट पॉइंट कौन सा है, डीपेस्ट पॉइंट मतलब सबसे गहरा पॉइंट यानी सबसे ज्यादा अंदर समुद्र तल के अंदर सबसे गहरा पॉइंट कौन सा है, तो उसका नाम है, याद रखिएगा, मरियाना ट्रेंच। कहाँ है वो? है प्रशांत महासागर में। यानी आपको द ग्रेटेस्ट डेप्थ ऑफ 11,022 मीटर इज रिकॉर्डेड एट मरियाना ट्रेंच इन पैसिफिक ओशियन। याद रखिएगा सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? हिमालय, जिसकी हाइट क्या है 8848 मीटर। और सबसे डीपेस्ट जो है पॉइंट है कौन सा है? मरियाना ट्रेंच पैसिफिक ओशियन में। उसकी अगर पूछ दिया जाए कि डीपेस्ट कहाँ कितनी गहराई पर है, तो 11022 मीटर है। याद रखिएगा, ठीक है। अब हम कुछ आगे बढ़ते हैं और हम कॉन्टिनेंट को देखेंगे कि जो हम महाद्वीप है जो कि लिथोस्फीयर का पार्ट है, उसमें कौन कौन से महाद्वीप है। तो 7 मेन कॉन्टिनेंट है, यानी 7 प्रमुख महाद्वीप हैं, वो हमें पढ़ने हैं। एक एक करके मैं आपको थोड़ा सा इंट्रो दूंगी, उसके बाद एक एक करके सभी चीजों को हमें पढ़ना है। समझ में आ रही है बात? अगर समझ में आ रही है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, है ना। ये सारे वीडियो आपके लिए हैं, बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। अगर कहीं प्रॉब्लम हो रही है इस पूरी सीरीज में, आपको कहीं समझ में नहीं आ रहा है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर कीजिएगा, मैं उसमें चेंजेस लाने की कोशिश करूंगी, है ना। तो देखिए महाद्वीप का मतलब होता है कॉन्टिनेंट। कितने कॉन्टिनेंट है हमारे? 7। काउंट करते हैं। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, और ये 8वां अंटार्कटिका, 7वां अंटार्कटिका, ठीक है। ये 6ठा है और ये 7वां अंटार्कटिका, है ना। तो कितने कॉन्टिनेंट हुए? टोटल 7 कॉन्टिनेंट हुए। इन 7 महाद्वीप है हमारे। सबसे पहले तो आपको संख्या याद रखनी है कि कितने हैं, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? एशिया। और एशिया महाद्वीप में ही हमारा प्यारा भारत देश है, ठीक है। तो एशिया महाद्वीप जो है वो सबसे बड़ा महाद्वीप है, यानी सबसे बड़ा यानी लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट की अगर हम बात करेंगे तो वो एशिया है, ठीक है। और एशिया के और सेकंड नंबर पर आता है आपका अफ्रीका। अफ्रीका सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, यानी दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा कौन है? तो अफ्रीका है सबसे बड़ा। एशिया, उसके बाद अफ्रीका, उसके बाद आपको नॉर्थ अमेरिका आता है, फिर साउथ अमेरिका आता है ना, फिर आपको यूरोप आता है, फिर ऑस्ट्रेलिया आता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये मैं इसलिए बात कर रही हूँ कि यहाँ पे लाइफ पॉसिबल है और यहाँ पे हम रहते हैं, है ना। यहाँ पे अलग अलग कंट्रियां हैं, अलग अलग देश है। अब यहाँ पर आप देखिए कि जो ये एशिया है सबसे बड़ा है, यानी ये ना 1/3 एरिया कवर करता है आपका एशिया, ठीक है। और एशिया जो है ना, आपको हर कॉन्टिनेंट आपको पानी के माध्यम से क्या है, अलग है एक दूसरे से, है ना, अलग कट रहे हैं। लेकिन आप यहाँ पे देखिए यूरोप है और ये एशिया है, ये दोनों एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं। लेकिन अगर हम बोले कि कहाँ तक आपका एशिया है और कहाँ तक आपका यूरोप है, तो आपको यहाँ पर याद रखना पड़ेगा कि एशिया जो महाद्वीप है और यूरोप महाद्वीप है, उसको अलग करने के लिए एक माउंटेन रेंज यहाँ पर मिलेगी आपको, उसको हम बोलते हैं यूराल माउंटेन रेंज। और यूराल माउंटेन रेंज जो है, पूछा जाता है क्वेश्चन, याद रखिएगा, जिसके कारण एशिया जो है यूरोप से अलग है। लेकिन कभी हम एशिया और यूरोप को एक साथ पढ़ना होता है तो हम दोनों को कंबाइन करके क्या बोलते हैं, यूरेशिया बोलते हैं। यूरोप प्लस एशिया इक्वल टू यूरेशिया। याद आया? या समझ में आया? अब आपका अगर अफ्रीका के बारे में हम बात करें तो अफ्रीका क्या है, एक ऐसा सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, यानी दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। और अफ्रीका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां पर 3 जो प्रमुख रेखाएं हैं, है ना, 3 प्रमुख रेखाएं लैटिट्यूड है, जो अक्षांश है वो गुजरती है। कौन कौन सी? एक है कर्क रेखा, फिर क्या है विषुवत रेखा, और तीसरा क्या है आपकी मकर रेखा। ये तीनों रेखाएं जो है ना
आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा कॉन्टिनेंट है, कौन सा ऐसा महाद्वीप है जहां पर कर्क रेखा भी जिस महाद्वीप से गुजरती है, मकर रेखा भी गुजरती है, आपकी विषुवत रेखा भी गुजरती है, तो आपका आंसर क्या होगा? अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है जहां से तीनों इंपॉर्टेंट लाइन जो है वो पास करती है। कर्क रेखा का मतलब है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, विषुवत रेखा का मतलब है इक्वेटर, और आपका मकर रेखा का मतलब है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये तीनों यहाँ से पास होती हैं। और सबसे बड़ा जो सबसे हॉटेस्ट डिजर्ट है ना, हॉट डिजर्ट के भी बहुत सारे कैटेगरी हैं, जब आगे की क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगी। कोल्ड डिजर्ट, पोलर डिजर्ट है ना, हॉट डिजर्ट। तो सबसे हॉटेस्ट डिजर्ट जो है सहारा डिजर्ट आपको कहाँ मिलेगा? अफ्रीका में मिलेगा। और एक लॉन्गेस्ट रिवर है, लॉन्गेस्ट रिवर यानी सबसे लंबी नदी नील नदी, नाइल रिवर के नाम से जानते हैं, वो भी आपको अफ्रीका में ही मिलेगा। ये सब चीजें एनसीईआरटी में बताई गई हैं, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। और क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है, इसलिए एक एक पॉइंट को आप लिखते जाइएगा कि सबसे लंबी नदी कहाँ से होके गुजरती है? अफ्रीका से होके गुजरती है। उसके बाद अगर हम साउथ अमेरिका पर आते हैं तो नॉर्थ अमेरिका पर आते हैं, तो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका इन दोनों को जोड़ने के लिए एक इस्थमस ऑफ पनामा के नाम से, पनामा इस्थमस है, उससे ये जुड़ती है। और आपको साउथ अमेरिका में एक लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज मिलेगी। लॉन्गेस्ट, विश्व की सबसे लंबी माउंटेन रेंज कौन सी है? एंडीज माउंटेन रेंज। एंडीज माउंटेन रेंज कहाँ मिलेगी आपको? साउथ अमेरिका में मिलेगी। ये है एंडीज माउंटेन रेंज का पार्ट। और यहाँ पे एक ब्रॉड रिवर है जिसको अमेज़न रिवर के नाम से जानते हैं। लॉन्गेस्ट रिवर और ब्रॉड रिवर में आपको डिफरेंस पता। ब्रॉड यानी ये बहुत ज्यादा पानी, गहरी नदी है, बहुत ज्यादा पानी लेके चलती है अमेज़न रिवर, लेकिन नाइल क्या है? लंबी रिवर है। ठीक है, याद रखिएगा। और यहाँ पे अमेज़न के बहुत घने जंगल भी आपको साउथ अमेरिका में, ब्राजील वाले पार्ट में आपको मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया क्या है? ऑस्ट्रेलिया छोटा कॉन्टिनेंट है इन सब चीज़ों का। ऑस्ट्रेलिया क्या है? आइलैंड कॉन्टिनेंट है ना, यहाँ पे बहुत छोटे छोटे आइलैंड है, उससे मिलकर एक कंट्री भी है और ये कॉन्टिनेंट भी है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया क्या है? पूरी तरह से आपको दक्षिणी गोलार्ध में पाया जाता है। दक्षिणी गोलार्ध का मतलब है कि मैंने क्या बताया था कि अर्थ जो है, ये जो इक्वेटर है, इक्वेटर से ऊपर क्या होता है आपको? इक्वेटर से ऊपर आपको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है और इससे नीचे सर्दर्न हेमिस्फीयर है, यानी यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध है, यहाँ पे दक्षिणी गोलार्ध। तो ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी कंट्री है जो कि पूरी तरीके से सर्दर्न हेमिस्फीयर में पाई जाती है। अंटार्कटिक जो है एरिया है, अंटार्कटिक महाद्वीप कॉन्टिनेंट है, ये बहुत ज़्यादा बर्फ से बहुत आइस कैप है, यहाँ पे बर्फ से ढकी हुई रहती है, जहाँ जिसके कारण लाइफ बहुत ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे रिसर्च स्टेशन आपको मिलेंगे, जैसे मैत्री और दक्षिण गंगोत्री इंडिया की क्या है? आपकी रिसर्च सेंटर है। समझ में आई बात? चलिए, अभी जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई ना उसको हम पढ़ते हैं, क्योंकि आपको नोट्स के रूप में भी चाहिए, है ना। तो देखिए अब पढ़ेंगे। कॉन्टिनेंट की बात करें, देयर आर 7 मेजर कॉन्टिनेंट, 7 महाद्वीप हैं। द ग्रेटर पार्ट ऑफ लैंड मास लाइज ऑन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, यानी जो लैंड मास का सबसे बड़ा भाग कहाँ पे आपको मिलेगा? आपको मैं यहाँ पे बता दूं तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपको लैंड का ज़्यादा पार्ट मिलेगा। देखिए यहाँ पे क्या है, अगर आपसे पूछा जाए कि लैंड का ज़्यादा पार्ट किस एरिया में मिलेगा, तो ये जो आपका इक्वेटर है ना, तो इक्वेटर के ऊपर ये पूरा जो है ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, इसी में ज़्यादा आपको कॉन्टिनेंट मिलेंगे। ठीक है, आपको सर्दर्न हेमिस्फीयर में कम मिलेंगे कॉन्टिनेंट का एरिया। ठीक है, तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है। ठीक है, एशिया क्या है? लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, याद रखिएगा। ये सब हिंदी में भी है, सब अभी मैं पढ़ा रही हूँ आपको, है ना। द कंबाइंड लैंड मास ऑफ यूरोप एंड एशिया, एशिया और यूरोप के लैंड मास को जब हम कंबाइन करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? यूरेशिया बोलते हैं। ठीक है, अफ्रीका इज द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। इट इज ओनली कॉन्टिनेंट थ्रू विच द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास। नॉर्थ अमेरिका इज द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। याद रखिएगा, स्टेटमेंट बना के क्वेश्चन दे सकता है सीटेट, या दिया भी है, या आपको असर्शन और रीजन से भी इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, इसीलिए मैंने आपके समझाने के बाद एक एक पॉइंट में बता रही हूँ आपको। ठीक है, साउथ अमेरिका एंड नॉर्थ अमेरिका लिंक्ड बाय ए वेरी नैरो स्ट्रिप ऑफ ए लैंड इज कॉल्ड इस्थमस ऑफ पनामा। यानी पनामा का जो इस्थमस है वो किसको जोड़ता है? वो नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से जोड़ता है। यानी आपको
दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका को जोड़ता है। ऑस्ट्रेलिया क्या है? स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है, अभी मैंने बताया। सबसे छोटा महाद्वीप कौन है? ऑस्ट्रेलिया। इट इज ऑल्सो कॉल्ड आइलैंड कॉन्टिनेंट, यानी आइलैंड कॉन्टिनेंट किसको बोलेंगे हम? ऑस्ट्रेलिया को बोलेंगे। अंटार्कटिका इज परमानेंटली कवर्ड विथ अ थिक आइस शीट, यानी अंटार्कटिका मैंने अभी बताया था ना कि यहाँ पे नीचे में था, पोलर रीजन में पाया जाता है, तो वो क्या है, वहां पे थिक आइस शीट है, बहुत सारी बर्फ से ढकी हुई है, जिसके कारण लाइफ बहुत ज्यादा पॉसिबल नहीं है। इंडिया हैज अ रिसर्च स्टेशन नेम मैत्री एंड दक्षिण गंगोत्री एट अंटार्कटिका। पूछा जाएगा क्वेश्चन कि मैत्री और दक्षिण गंगोत्री कहाँ है, तो वो अंटार्कटिका में है। ठीक है, चलिए मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। अगले स्लाइड को देखते हैं और हमें क्या पढ़ना है। यानी आप हिंदी मीडियम वाले बच्चे, आपको वरी नहीं होना है, मैंने नोट्स दोनों में तैयार किया है, तो आप ध्यान में रखिएगा। 7 महाद्वीप हैं, कौन कौन से, और अधिकांश भाग कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में। आपको 7 महाद्वीप का अधिकांश भाग आपको उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। एशिया जो है वो सबसे बड़ा महाद्वीप है। यूरोप और एशिया के संयुक्त भूभाग को हम क्या बोलते हैं? यूरेशिया बोलते हैं। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आई कि संयुक्त भूभाग को यूरेशिया के नाम से हम जानते हैं। समझ में आया? और मैंने आपको यूराल माउंटेन के बारे में भी बताया था। ये हो गया आपका एशिया, ये हो गया आपका अफ्रीका, यूरोप, और यहाँ पे यूराल माउंटेन रेंज है जिसके आप एशिया को यूरोप से अलग करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको ब्लैक सी है, यहाँ पे मेडिटेरियन सी है। ठीक है, तो ये सब चीजें हम आगे की जब क्लासेस में पढ़ेंगे तो उसको डिटेल में हम पढ़ाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अफ्रीका इज द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, इट इज ओनली कॉन्टिनेंट, ये हमने पढ़ा है ना। मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप से बनाई गई स्वेज नहर विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम नहर है। कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल नहर जो होती है, उसको सबसे जो बड़ी आर्टिफिशियल नहर है, कृत्रिम नहर है, वो क्या है? स्वेज नहर है ना। अब वो क्या करती है? यह नहर भूमध्य सागर का मतलब है, और लाल सागर से जोड़ती है तथा एशिया महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करती है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि ये जो स्वेज नहर है उसके कारण एशिया और आपका अफ्रीका जो है, सिंपली आपको यही ध्यान में रखना है कि एशिया महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करने वाला क्या है? तो वो है स्वेज नहर, जो कि आर्टिफिशियल नहर है। ठीक है, समझ में आया? कृत्रिम नहर है। ठीक है, तो यही चीज आपको पढ़ना है। ठीक है, एशिया महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप को अलग करने वाला स्वेज नहर, यानी मेडिटेरियन सी टू द रेड सी आर सेपरेटेड। जो अभी मैंने बताया ना कि ये है रेड सी, ये है मेडिटेरियन सी, वो क्या करती है? सेपरेट करती है एशिया कॉन्टिनेंट को अफ्रीका कॉन्टिनेंट से। समझ में आई बात? ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे। उत्तरी अमेरिका दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका एक बहुत ही संकरी भू पट्टी से जुड़ी हुई है, जिसे पनामा का इस्थुमस के नाम से हम जानते हैं। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के पूर्व में अटलांटिक महासागर है, यानी पूर्व में अटलांटिक है। ये आपका है दक्षिणी अमेरिका। आपको यहाँ पर जो है ना, पूर्व यानी ईस्ट में आपको अटलांटिक महासागर है ना। और यहाँ क्या है? आपको पैसिफिक ओशियन है, प्रशांत महासागर है, यानी पश्चिम में प्रशांत महासागर और पूर्व में क्या है? आपका अटलांटिक महासागर है। यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। इस महाद्वीप का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसका अधिकांश भाग क्या है? दक्षिणी गोलार्ध में पाया जाता है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है, यानी उत्तर से दक्षिण की ओर ये जो फैली हुई है ना, ये है विश्व की सबसे विशाल पर्वतमालाएं, सबसे बड़ी पर्वतमालाएं, जिसको हम एंडीज पर्वतमाला के नाम से जानते हैं, पर्वत श्रृंखला के नाम से जानते हैं। इस महाद्वीप में विश्व में सबसे बड़ी नदी अमेज़न। अब देखिए, सबसे लंबी और सबसे बड़ी दोनों में डिफरेंस है। अमेज़न रिवर जो है वो सबसे बड़ी नदी है, बहुत ज्यादा पानी है उसके पास, लेकिन लंबी नदी में नाइल रिवर का नाम हम लेते हैं, जो कि कहाँ है? नील नदी कहाँ है? आपको अफ्रीका कॉन्टिनेंट यानी अफ्रीका महाद्वीप में मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे। ऑस्ट्रेलिया क्या है? सबसे छोटा है, वही चीज जो मैंने इंग्लिश में बताया। हाँ, इसे द्वीप महाद्वीप भी कहा जाता है, जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। अंटार्कटिका अस्थायी रूप से मोटी बर्फ की चादरों से ढका हुआ है। भारत का अटलांटिक में मैत्री और दक्षिण गंगोत्री नाम का अनुसंधान केंद्र है। ये सब मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अब अगर आपको लगाना हो सीक्वेंस में, है ना,
बड़े से छोटे में, तो सबसे बड़ा अगर आपको लगाना हो तो सबसे बड़ा एशिया, फिर अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। ये है आपका सीक्वेंस बड़े से छोटे में, सबसे बड़ा, उसके बाद उसके बाद उसके बाद। समझ में आया? ठीक है। अब हम पढ़ेंगे हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर क्या होता है? जो पानी वाला पार्ट है ना, जलमंडल, वो है। तो आपको पता है ना कि हमारा जो पृथ्वी है वो नीला ग्रह है, ब्लू प्लैनेट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे 71% पानी है, यानी 29% ही यहाँ पे लैंड है, यानी स्थल है, जमीन है ना, सॉलिड पोर्शन है। ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि 71% क्या है? पानी है, जिसमें से मोर देन 97% अर्थ वाटर इज फाउंड इन ओशियन, है ना, इसीलिए इसको ब्लू प्लैनेट कहते हैं। तो 71% का जो 97% है ना, वो कहाँ, वो पानी कहाँ है? आपके ओशियन में है, महासागर में है। यानी आपका जो 3% पानी जो है ना, हेलो, तो 97% मैंने क्या बताया कि यहाँ पर क्या है, आपको पानी जो है वो आपकी महासागरों में है, आपकी समुद्र में है। तो वो क्या होगी? सलाइन वाटर होगी। सलाइन वाटर का मतलब है नमकीन पानी होगी, और आप उसको यूज नहीं कर सकते हो, है ना। तो सलाइन वाटर को आप यूज नहीं कर सकते हो। तो इसीलिए तो बोला जाता है कि देखिए हमारे प्लैनेट पे बहुत ज्यादा पानी है ना, ब्लू प्लैनेट है। फिर भी क्यों बोला जाता है कि हमारे धरती पर पानी की कमी है? क्योंकि 97% तो पानी आपके कहाँ है? महासागर में है, जो कि सलाइन है, जो कि नमकीन पानी है, जिसका आप यूज कर नहीं सकते हो। तो कितनी पानी, फ्रेश वाटर कितना है आपका? ओनली 3% ही फ्रेश वाटर है, जिसका आप यूज कर सकते हो, है ना। और इसमें भी आगे मैं आपको बताऊंगी, इसमें भी 2.6% के करीब में आपको जो पानी है वो आइस कैप में है, ग्लेशियर में है। यानी आपको बहुत कम पानी जो है आपको नदियों में मिलेगी, आपको तालाबों में मिलेगी, जिसका आप यूज कर सकते हो, है ना। इसीलिए कहा जाता है कि पानी की कमी है। धरती, हमारी जो पृथ्वी है वो ब्लू प्लैनेट है, नीला ग्रह है, पानियों से भरा हुआ है, फिर भी पानी की कमी है। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट देखेंगे। तो हाइड्रोस्फीयर, यहाँ वही चीज यहाँ पे लिखा है कि 70% ऑफ अर्थ इज कवर्ड इन अ वाटर, येट ओनली 3% ऑफ इट इज फ्रेश। ऑफ दैट 3%, 2.6% of is locked away in a glacier and polar ice cap that leave us with only 0.4% of the earth water in the form of river and underground water। ठीक है। तो अंडरग्राउंड वाटर में, और इसमें भी सबसे ज्यादा पानी आपको कहाँ मिलेगा? अंडरग्राउंड वाटर में मिलेगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, हमें और क्या पढ़ना है। अब हम क्या कर रहे हैं? हम हाइड्रोस्फीयर पढ़ रहे हैं, हम वाटर बॉडी के बारे में पढ़ रहे हैं, हम जलमंडल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हम महासागर को भूल नहीं सकते हैं। महासागर यानी क्या होता है? ओशियन, है ना। तो 5 मेजर ओशियन है, यानी 5 प्रमुख महासागर हैं। कौन कौन से हैं? पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, अंटार्कटिक और सर्दर्न ओशियन और आर्कटिक ओशियन। यानी कौन कौन से ओशियन है? हिंदी में पढ़िएगा तो प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक और दक्षिण महासागर, अंटार्कटिक और दक्षिण महासागर, आर्कटिक महासागर। ये 5 आपके महासागर हैं। याद रखिएगा पांचों का नाम, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन ओशन, अंटार्कटिक, यानी अंटार्कटिक ऑफ सर्दर्न ओशियन के नाम से भी जानते हैं, और आर्कटिक ओशियन। ठीक है। पैसिफिक ओशियन, जैसे हमने पढ़ा था ना कि एशिया जो है वो सबसे बड़ा है, महाद्वीप है, उसी तरह अगर हम महासागर की बात करेंगे तो महासागर में जो पैसिफिक ओशियन है, जिसको हम प्रशांत महासागर के नाम से जानते हैं, वो सबसे बड़ा ओशियन है। ठीक है। और अटलांटिक ओशियन क्या है? सेकंड लार्जेस्ट ओशियन है, यानी प्रशांत महासागर सबसे बड़ा और अटलांटिक दूसरे नंबर का सबसे बड़ा महासागर है। समझ में आई बात? ठीक है। चलिए कुछ हम इसके बारे में और फैक्ट्स पढ़ते हैं। इंडियन ओशन की अगर बात करें, इज द ओनली ओशियन नेम्ड आफ्टर ए कंट्री, दैट इज इंडिया। इंडियन ओशियन एक ऐसा ओशियन है ना, यानी एक ऐसा ओशियन है जिसका नाम किसी कंट्री के नाम के बेस पर रखा गया है ना। हिंद महासागर एकमात्र ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर रखा गया है। वो देश कौन सा है? हमारा भारतवर्ष, हमारा इंडिया, हमारा देश। ठीक है। अटलांटिक महासागर आर्कटिक सर्कल के भीतर स्थित है। प्रशांत महासागर लगभग
वृत्ताकार है। प्रशांत महासागर जिसको हम पैसिफिक ओशियन कहते हैं ना, वो वृत्ताकार है, यानी ऐसे चारों तरफ फैला हुआ है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे सब कॉन्टिनेंट है ना, तो आपको इधर भी आपको प्रशांत महासागर मिलेगा पैसिफिक ओशियन, और इधर भी मिलेगा आपको पैसिफिक ओशियन, है ना। तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। और अटलांटिक ओशियन का जो शेप होता है ना, वो एस शेप का होता है, वो इस तरह से है, ठीक है। तो वो मैं अभी आपको मैप जब दिखाऊंगी ना तो समझ में आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एटमॉस्फेयर। तो पहले मैं आपको मैप दिखा दूं। ये देखिए, अभी हम क्या बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे ओशियन की, महासागर की। तो हमने क्या पढ़ा था, पैसिफिक ओशियन जिसको प्रशांत महासागर, अटलांटिक ओशियन, है ना, अटलांटिक ओशियन, फिर ये भी पूरा आपका अटलांटिक ओशियन है। देखिए एस शेप है ना, आपको दिख रहा है ना, अटलांटिक ओशियन कैसा है, एस शेप का है। आपको इस साइड आपको यूरोप मिलेगा, एशिया मिलेगा, अफ्रीका मिलेगा, और इस तरफ आपको इसके वेस्ट में क्या मिलेगा, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। पैसिफिक ओशियन ये वृत्ताकार है, वृत्ताकार मतलब ये गोल है इस तरह से, है ना। तो वृत्ताकार है, तो यहाँ भी आपको पैसिफिक ओशियन मिलेगा, और आपको यहाँ भी पैसिफिक, यही पैसिफिक ओशियन ऐसे गोल घूम कर आया है, ठीक है। इंडियन ओशियन एक ऐसा ओशियन है जो कि किसी कंट्री के नाम पर रखा गया है, जिसको हिंद महासागर के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आर्टिक ओशियन है, ऊपर में आपको आर्टिक ओशियन मिलेगी, ठीक है। तो ये 5 महासागर है, याद रखिएगा। सबसे बड़ा और सबसे विशाल कौन है, पैसिफिक ओशियन। दूसरे नंबर का अटलांटिक ओशियन, देखिए ये एस शेप का है। और अगर आपसे पूछा जाएगा सबसे बिजिएस्ट, सबसे व्यस्त कौन है, तो आपको अटलांटिक ओशियन है। यहाँ पे बहुत सारे कंट्री के पोर्ट्स हैं, है ना, कोस्टल एरिया है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये बहुत ज्यादा बिजिएस्ट है ना, यानी बहुत ज्यादा व्यस्त रहता है, ठीक है। चलिए अब हमको पढ़ना है तीसरा जो डोमेन था, जो तीसरा घटक था, वो था एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या है, हमारी जो पृथ्वी है ना, वो बहुत सारी गैसेस की लेयर से कवर है, बहुत सारे गैसेस की लेयर है। जैसे ये पूरी गैस की लेयर होती है पृथ्वी के चारों तरफ, है ना। एटमॉस्फेयर का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है कि जो हार्मफुल रे आती है ना, जैसे अल्ट्रावायलेट रे की हम बात करते हैं, सूर्य से जो किरणें आती हैं, उससे हमें बचाने का काम कौन करता है, हमारा एटमॉस्फेयर करता है ना। तो एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द सन रे। एटमॉस्फेयर एक्सटेंडेड अप टू द हाइट ऑफ 1600 किलोमीटर, ठीक है। यानी अगर मैं आपको बात करूं तो एटमॉस्फेयर कहां से है, 1600 किलोमीटर अबव तक अगर आप धरती से जाओगे तो आपको क्या मिलेगी, एटमॉस्फेयर मिलेगी। याद रखिएगा इस नंबर को, ठीक है। वायुमंडल में हमें सूर्य की किरणों, सूर्य की हानिकारक प्रभाव से बचाने का काम कौन करता है, हमारा वायुमंडल करता है। और ये लगभग 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे, एटमॉस्फेयर जो है ना, बहुत सारी लेयर है उसमें, है ना। एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर, 5 लेयर में डिवाइडेड है। याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाएगा कि हमारा जो वायुमंडल में है उसमें कितनी परतें हैं, तो आपको याद रखना है कुल 5 परतें हैं। कौन कौन सी परतें हैं, आपको सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। यानी सबसे पहले आपकी आती है ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर का मतलब क्या होता है, क्षोभ मंडल। उसके बाद आती है स्ट्रेटोस्फेयर, समताप मंडल। उसके बाद आती है मीजोस्फेयर, मध्य मंडल। उसके बाद आती है थर्मोस्फेयर, जिसको हम बोलते हैं ताप मंडल, और एक्सोस्फेयर, जिसको हम बोलते हैं बाह्य मंडल। अब ये जो आपको दिया है 0 से 12 किलोमीटर, 12 से 50 किलोमीटर, 50 से 80 किलोमीटर, 80 से 700 किलोमीटर, 700 से 10,000 किलोमीटर जो ये दिया हुआ है, ये सब और डिटेल में जब हम आगे की चैप्टर पढ़ेंगे उसमें पढ़ना है। तो अभी आपको सिंपली इस चैप्टर में याद रखना है कि 5 लेयर है। कौन कौन सी, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे याद रखिएगा, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। नीचे से हम ऊपर जाते हैं, ठीक है। और अगर नीचे से ऊपर जाएंगे तो सबसे पहले आपका आएगा क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, ताप मंडल और वायुमंडल। याद रखिएगा, ठीक है। और ये भी चीज़ें आप पढ़ोगे कि कहाँ आपको क्लाउड होता है, कहाँ पे आपको मेट्रॉइड्स कहाँ मिलेंगे, स्पेसक्राफ्ट मिलेंगे, सैटेलाइट कहाँ मिलेंगे, इन सब चीज़ों को हम आगे पढ़ेंगे। इसीलिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम अभी इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि आगे की चैप्टर में हमें डिटेल में पढ़ना है, ठीक है।
तो हमारा जो एटमॉस्फेयर है ना वो बहुत सारी गैसेस से मिलके बना है। हम गैस की बात कर रहे हैं तो भाई कौन सी गैसेस हैं? तो सबसे ज़्यादा अगर कोई गैस पाई जाती है ना हमारे वायुमंडल में, वो कौन सी है? वो नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन कितने परसेंट है? 78% आपको नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में मिलेगा। उसके बाद आपको मिलेगा ऑक्सीजन 21%, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, है ना, ये सब गैसेस आपको मिलेंगी। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा कौन सी गैसेज है, तो नाइट्रोजन है 78% और ऑक्सीजन है 21%। वायुमंडल कई गैसों से बना है, नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन और अन्य गैसेज 1% है। वायुमंडल मुख्य रूप से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से बना है। ऑक्सीजन हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, हम इसके बिना नहीं रह सकते हैं, है ना। नाइट्रोजन जीवित जीवों के विकास के लिए आवश्यक है। नाइट्रोजन किस लिए है? हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में अगर कोई गैस सबसे ज़्यादा हेल्प करती है तो वो कौन है? नाइट्रोजन है। कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी द्वारा विकीर्ण की गई गर्मी को अवशोषित करती है। जो पृथ्वी द्वारा गर्मी निकलती है ना, उसको एब्जॉर्ब करने का काम कौन करता है? कार्बन डाइऑक्साइड करता है ना। और इस तरह से पृथ्वी को गर्म रखता है। यह पौधों के लिए भी आवश्यक है। ठीक है, तो ये आपने पढ़ा। एटमॉस्फेयर इज कंपोज ऑफ सेवरल गैसेज, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, अदर गैसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन एंड अदर कंप्राइज 1%. द एटमॉस्फेयर इज कंपोज मेनली ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन. ऑक्सीजन इज एसेंशियल फॉर आवर लाइफ. वी कैन नॉट लिव विदाउट इट. नाइट्रोजन इज एसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म. कार्बन डाइऑक्साइड absorb heat radiation by the earth and in this way it keep the earth warm, है ना। और इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इट इज इसेंशियल फॉर प्लांट। तो ये थी मैंने जो आपको डोमेन्स, मेजर डोमेन्स ऑफ अर्थ हमें पढ़ना था, यही सब चीज़ें आपको इस चैप्टर में पढ़नी थी। हमने पढ़ा कि आपकी स्थल मंडल क्या होती है, आपकी जल मंडल क्या होती है, आपकी वायुमंडल क्या होती है, और कौन कौन से कॉन्टिनेंट है, कौन कौन से महाद्वीप हैं, कौन कौन से महासागर हैं, इन सब चीज़ों को हमने पढ़ा। एक एक चीज़ को आप ध्यान से पढ़िएगा, है ना। और ये सब चीज़ें एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो आप स्किप नहीं करना है आपको। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, बाय।